मीरा ने जैसे ही सुना मोनालिसा अक्षत की गर्लफ्रेंड है तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे सोचता देखकर निधि ने कहा, आओ बताती हूँ सब। निधि मीरा दोनों आकर सीढ़ियों पर बैठ गई तो निधि कहने लगी, भाई जब कॉलेज में थे तब से मोना हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन भाई ने कभी उसे भाव नहीं दिया। कॉलेज के आखिरी साल में न जाने क्या हुआ, भाई उसके साथ वक्त बिताने लगे और धीरे धीरे वो भाई की जीएफ बन गई। घर में वो किसी को पसंद नहीं है, यहाँ तक के रघु को भी नहीं। पता नहीं भाई को उसमें ऐसा क्या दिख गया। घर में सिर्फ मम्मा भी बस भाई की खुशी के लिए मोना से बात करती है, बाकी कोई उसके आसपास भी नहीं फटकता। ऐसा क्यों? मीरा ने पूछा। देखा नहीं तुमने उसको? कितनी अजीब है वो, ना कपड़े पहनने का ढंग ना बात करने का। हाँ, निधि ने मुंह बनाकर कहा। मीरा को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ ये जानकर कि घर में कोई भी मोना को पसंद नहीं करता। उसने निधि से कहा, अक्षत को वो क्यों पसंद है फिर? अक्षत भैया कहाँ नॉर्मल है, वो भी तो अजीब ही है। कभी कभी लगता है दोनों एक दूसरे के लिए सही है, झेल लेंगे एक दूसरे को, निधि ने कहा। ये सुनकर मीरा की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसने चिढ़कर कहा, झेलने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिंदगी क्या ऐसे कट जाएगी? क्या बात है तुम्हें आज अक्षत भैया की बड़ी परवाह हो रही है? मोना के नाम से कहीं जल तो नहीं रही ना तुम? निधि ने छेड़ते हुए कहा। हम क्यों जलेंगे? जिस तरह के बदतमीज वो है ना, उनके लिए ये मोना ही ठीक है, मीरा ने कहा। हम इतना भी बुरा नहीं है यार, तुमने अभी उसे ठीक से जाना नहीं ना, इसलिए बोल रही हो, निधि ने कहा। उन्हें जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से काम है, मीरा ने चिढ़ते हुए कहा। ये चिढ़ और गुस्सा अक्षत की जिंदगी में मोना के आने से था या फिर किसी और वजह से मीरा भी नहीं जानती थी। निधि बस खामोशी से उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। निधि को खामोश देखकर मीरा वहाँ से चली गई। मीरा के जाने के बाद निधि ने मन ही मन कहा, कुछ तो गड़बड़ है। निधि बेटा वहाँ क्या कर रही हो? चलो चलकर नाश्ता करो, दादाजी ने पास से गुजरते हुए कहा। निधि उठी और दादाजी की बाह पकड़कर कहा, हाँ दादू चलिए, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। कहते हुए दादू और निधि नाश्ता करने आ गए। विजय पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे, अर्जुन भी साथ ही चला गया था। नाश्ते की टेबल पर सिर्फ दादा दादी, मीरा और निधि थे। राधा सबके लिए नाश्ता परोस रही थी। दादी ने देखा और कहा, बहू विजय और अर्जुन कहाँ है? माजी वे दोनों सुबह ही निकल गए। आप खाइए, राधा ने प्लेट उनकी ओर बढ़ाकर कहा। वो तो ठीक है, पर अक्षत कहाँ है? आज नाश्ता नहीं करेगा वो, दादी ने कहा। भाई ऊपर अपनी मोना के साथ बिजी है दादी माँ, निधि ने कहा तो राधा ने उसे घूर कर देखा और फिर दादी से कहा, शायद मोनालिसा आई होगी, ऊपर होगा उन दोनों का नाश्ता, मैं रघु के साथ ऊपर ही भिजवा दूंगी। उस लड़की का मुझे तो कुछ समझ नहीं आता राधा, माना उसकी दोस्त है, पर इस तरह घर आना जाना और अकेले में साथ रहना क्या सही लगता है तुम्हें? दादी ने सोचते हुए कहा। अरे तुम भी ना, बच्चे हैं, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, दादाजी ने कहा। माजी आंसू को मोनालिसा पसंद है, ऐसे में आप और हम क्या कर सकते हैं? राधा ने सहजता से बिना किसी भाव के कहा। अक्षत को पसंद है, लेकिन उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं ये तो तुम बता सकती हो ना बहू, दादी ने कहा। नाश्ता ठंडा हो रहा है माजी, आप लोग खाइए, मैं चाय लेकर आई। कहते हुए राधा माजी के सवाल को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। चारों चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा के मन में कई सवाल थे कि आखिर ये जानते हुए भी कि मोना अक्षत के लिए ठीक नहीं है, फिर क्यों वो चुप थी? खैर सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी अक्षत और मोना वहाँ आए। मीरा की नजर उन दोनों पर गई तो अंदर ही अंदर
उसे एक चुभन का एहसास हुआ। मोना ने अक्षत के हाथ में अपना हाथ डाला हुआ था और वो मोना से बिल्कुल चिपक कर चल रहा था। दोनों आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने सबको चाय दी और अक्षत मोना के लिए नाश्ता रखने लगी। राधा ने जो प्लेट अक्षत को दी थी, मोना ने उसे दोनों के बीच रखकर राधा से कहा, आंटी रहने दो, एक से खा लेंगे, है ना बेबी? हम्मा, अक्षत ने धीरे से कहा। राधा ने दूसरी प्लेट वैसे ही रख दी। वह भी बैठकर नाश्ता करने लगी। मीरा ने नजर भर मोना को देखा और मन ही मन कहा, इस सड़ू ने इसे पसंद किया है, सोचकर ही हंसी आ रही है। बिल्कुल बंदरिया लग रही है ये, ऊपर से हक तो ऐसे जमा रही है जैसे बीवी हो इनकी। मीरा को खोया हुआ देखकर निधि ने उसे कोहनी मारी तो मीरा को होश आया, वरना वो तो मोना को मन ही मन में कितनी गालियां ऑलरेडी दे चुकी थी। नाश्ता करते हुए मोना ने एक हाथ पर अक्षत का हाथ रख लिया। दादी माँ ने देखा तो उन्हें बहुत खराब लगा। वे नाश्ता बीच में ही छोड़कर चली गई। दादू और राधा समझ चुके थे लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा और निधि ने नाश्ता किया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते भर मीरा के दिमाग में अक्षत और मोना ही घूमते रहे। कॉलेज में क्लासेस खत्म होने के बाद मीरा बेंच पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। कुछ देर बाद चपरासी आया और एक लिफाफा मीरा को थमा दिया। मीरा को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये किसने भेजा होगा। एक माँ ही थी जो हर हफ्ते उसके लिए खत भेजा करती थी, पर अब माँ तो रही नहीं, तो फिर ये खत। मीरा ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें एक चिट्ठी थी। मीरा ने चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय मीरू, मीरा की माँ सावित्री उसे हमेशा इसी नाम से तो बुलाया करती थी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जब तक तुम ये खत पढ़ोगी मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। जाते जाते मैंने तुम्हारे लिए कई अनगिनत सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब तुम भी जानना चाहती होगी। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर रखना नहीं चाहती थी मीरू, पर हालातों के आगे मजबूर होकर मुझे करना पड़ा। जिस लाइलाज बीमारी से मैं जूझ रही थी, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें उसके बारे में पता चले। मैंने हमेशा तुम्हें उसूलों में बांधे रखा। उनके पीछे की वजह तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम उतनी जल्दी हार नहीं मानोगी जितनी जल्दी मैंने मानी थी। तुम्हें एक बहुत बड़ा इंसान बनना है मीरा है, और अपने सपनों को पूरा करना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये खत मिलने के 1 महीने बाद तुम्हें दूसरा खत मिलेगा जिसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम सोच रही हो अभी क्यों नहीं? माँ हो तुम्हारी, जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे एग्जाम्स होने और तुम्हें पढ़ने की बहुत जरूरत है। मन लगाकर पढ़ना मीरू, और हाँ अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ सावित्री शर्मा। मीरा की आंखों से आंसू बहकर खत पर गिरने लगे। उसे समझ नहीं आया आखिर कौन से राज है जो माँ उसे बताना चाहती है। आज माँ उसके साथ ना होकर भी उसके साथ थी इन खतों के सहारे। लेकिन इन खतों का क्या मतलब है अब? मीरा सोच ही रही थी, तभी वहाँ निधि आई और उसके पास बैठते हुए कहा, यार आज तो बड़ा मजा आया। पुनीत सर की क्लास में। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से खत को देखते रही। निधि ने देखा तो कहा, क्या हुआ और तुम्हारे हाथ में क्या है ये दिखाओ। कहते हुए उसने मीरा के हाथ से खत लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते हुए निधि के चेहरे के भाव एक जैसे ही थी, लेकिन आखिर में भेजने वाले का नाम पढ़कर उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने मीरा से कहा, ये खत आंटी ने भेजा है। बहुत पहले भेजा था जब वो जिंदा थी, पर आज मिला है। मीरा ने भारी आवाज के साथ गया। आंसुओं की वजह से उसका गला रुंध गया था। निधि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मीरा से कहा,
मीरा तुम तो राजपूत हो ना, फिर आंटी ने अपने नाम के आगे शर्मा क्यों लिखा है? यही बात तो हम जानना चाहते हैं निधि, कि हम राजपूत क्यों हैं? हमारे अंदर राजपूतों वाले गुण न होने के बाद भी हमारे नाम के आगे राजपूत लगता है। क्या तुमने कभी देखा है ऐसा राजपूत जो हर बात पर डरता है, सहमता है, दूसरों पर निर्भर रहता है? हम ऐसे ही हैं निधि, ये सब क्यों है? माँ ने क्यों हमसे छुपाया हम नहीं जानते, कहते हुए वो सिसक पड़ती है। निधि उसे संभालते हुए कहती है, लेकिन जल्दी ही तुम्हें इन सब के बारे में पता चल जाएगा ना मीरा, जैसा आंटी ने खत में लिखा है। और किसने कहा तुम राजपूत नहीं हो? तुम ना तो डरपोक हो ना ही दूसरों पर निर्भर। तुम्हारे हाव भाव, बात करने का तरीका, तुम्हारा हर चीज को देखने का नजरिया, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी पर्सनालिटी राजपूतों वाली ही है। बस तुम थोड़ी शांत रहने वाली लड़की हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम राजपूत नहीं हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा निधि, मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। फिलहाल कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे और टॉप में आएंगे। आगे का आगे देखनेंगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा और मन ही मन सोचने लगी, अभी तुमसे इस बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं होगा मीरा, क्योंकि एग्जाम सर पर है और तुम इन बातों में उलझ कर रह जाओगी, जिसका सीधा सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा है, तुम्हारा अतीत शायद ऐसा है जो तुम्हें हिलाकर रख देगा, और इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मीरा। मीरा को कुछ राहत मिली तो वह निधि से दूर हुई और कहा, तुम बहुत अच्छी हो निधि। क्या सच में? निधि ने चाहत कर कहा। हाँ सच में, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया वो हम कभी नहीं भूल सकते, मीरा ने कहा। तुम फिर शुरू हो गई। मीरा हम दोस्त है ना, और दोस्ती में ये सब चलता है। अच्छा विनीत के बारे में तुमने क्या सोचा है? निधि ने कहा। हमें वो नहीं पसंद है निधि, मीरा ने कहा। मतलब तुम्हारा मेरी भाभी बनना पक्का? निधि ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या? मीरा ने शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ नहीं ऐसे ही। चलो घर चलते हैं, कहते हुए निधि मीरा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और दोनों कॉलेज से बाहर आ गई। घर आकर दोनों ने खाना खाया और उसके बाद निधि अपने कमरे में चली गई। मीरा बाहर बगीचे में आकर बैठ गई। दादी को अकेले बैठा देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, दादी माँ आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? अरे मीरा, आओ आओ बैठो, दादी ने चौंकते हुए कहा। मीरा नीचे उनके पास सीढ़ी पर बैठ गई और कहा, अब बताइए आप यहाँ? बस ऐसे ही थोड़ा मन परेशान था तो यहाँ चली आई। इन पेड़ पौधों को देखकर मन को अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ चली आई, दादी ने कहा। और आपका मन क्यों परेशान है? मीरा ने अपनेपन से कहा। सुबह जो लड़की घर आई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जब देखो तब वो घर आ जाती है। राधा भी उसे कुछ नहीं कहती है, दादी ने चिढ़ते हुए कहा। दादी माँ वो अक्षत जी की निजी जिंदगी है, उन्होंने जब खुद उन्हें चुना है तो आप और आंटी क्या कर सकती है? मीरा ने कहा। ऐसा नहीं है मीरा, अक्षत की चॉइस ऐसी कभी नहीं हो सकती, दादी ने कहा। ऐसा नहीं है मीरा, अक्षत की चॉइस ऐसी कभी नहीं हो सकती, दादी ने कहा। दादी माँ वैसे देखा जाए तो हो भी सकती है, वो इतनी अकड़ू और सड़ू है ना, उनके लिए तो मोनालिसा ही ठीक है। मीरा ने पहली बार दादी के सामने अपने मन की बात कह दी। दादी मुस्कुराई और कहा, तुम उसे समझ नहीं पाई, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। मतलब? मीरा ने हैरानी से कहा। मतलब ये कि अक्षत को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, उसे समझ पाना इतना आसान भी नहीं है मीरा। वो शांत रहने वाला लड़का है, ज्यादा बात नहीं करता, उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सादगी को ज्यादा पसंद करता है। पता नहीं मोना जैसी एडवांस लड़की को उसने कैसे पसंद कर लिया।
बचपन में जब मैं उसे कहानियाँ सुनाती थी तो वो हमेशा कहता था, दादी मेरे लिए जो राजकुमारी आएगी ना, देखना वो इतनी सुंदर होगी कि उसे हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन वो तो मेरी होगी। पगला, उसे कभी अपनी बात को लफ्जों में कहना ही नहीं आया। बचपन में बहुत था, जिद्दी था, जो उसका था उसे कभी किसी और को नहीं देता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब बदल गया। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चिंता मत कीजिए दादी माँ, सब सही हो जाएगा। उनकी जिंदगी में उनकी राजकुमारी जरूर आएगी जो कि सबसे खूबसूरत होगी। दादी भी मुस्कुरा उठी और कहा, तूने खाना खाया? हाँ दादी माँ, और कुछ ज्यादा ही खा लिया। देखो, मीरा ने अपना पेट दिखाते हुए कहा तो दादी उसके इस बचपने पर हंस पड़ी। मीरा भी साथ साथ हंसने लगी। मीरा हंसती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। जब वो हंसती तो उसकी आंखें बंद हो जाती और उसके होंठों के पास गड्ढे पड़ जाते जो कि बहुत ही प्यारे लगते। मीरा दादी के पास बैठकर उन्हें कॉलेज के बारे में बताने लगी। दादी को मीरा बहुत अच्छी लगती थी। उसकी सादगी, उसका प्यार से बात करना दादी को बहुत भाता था। कुछ देर बाद दोनों अंदर चली आई। दादी माँ अपने कमरे में चली गई और मीरा किचन में राधा के पास चली आई। मीरा ने हिम्मत करके कहा, आंटी आपसे कुछ पूछ सकते हैं? मोनालिसा के बारे में। राधा ने पलटकर कहा, आपको कैसे पता? क्या आपको भी वो पसंद नहीं है? मीरा ने झिझकते हुए कहा, मेरे पसंद होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, बच्चों की खुशी में ही सबकी भलाई है। कहते हुए राधा फिर से काम में लग गई। मीरा उनके पास आई और कहा, लेकिन ऐसी खुशी का क्या आंटी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह उदासी ले आए? मीरा ने ये पूछकर राधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। राधा काम करते करते रुक गई और कहा, कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारे ना चाहने के बाद भी हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं ना ही साथ रख सकते हैं। सॉरी आंटी, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। मीरा ने उदास होकर कहा। इट्स ओके, एक काम करोगी? राधा ने कहा। जी बताइए ना, मीरा ने कहा। अक्षत ऊपर है, उसके लिए एक कप कॉफी बना दोगी? राधा ने कहा। हम कहते हुए मीरा प्लेटफॉर्म की ओर गई और कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाते हुए मीरा सोचने लगी, दादी सही कहती है, इस घर में हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा है। हमने खामखा आंटी को पूछकर परेशान किया। हे शिव भगवान, सब ठीक कर दो ना इस घर में प्लीज। आज अक्षत के लिए कॉफी बनाते हुए मीरा को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने कॉफी बनाई और राधा को दी तो राधा ने कहा, एक काम और कर दो, इसे अक्षत को दे आओगी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कॉफी का मग लेकर ऊपर आ गई। अक्षत के कमरे के सामने आकर वह रुक गई। अंदर जाए या न जाए सोचने लगी और फिर आधी खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखने लगी कि वो वहाँ है या नहीं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा डरकर जैसे ही पीछे पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी अक्षत के हाथ पर आ गिरी तो वह धीरे से चीखा, आउच। मीरा ने देखा कॉफी अक्षत के हाथ पर गिरी है तो उसने कप नीचे रखा और कहा, आई माँ सो सॉरी, वो गलती से गिर गई। आई माँ सॉरी। मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? अक्षत ने हाथ को फूंक मारते हुए कहा। वो आंटी ने कॉफी भिजवाई थी, मीरा ने धीरे से कहा और फिर अक्षत के हाथ की ओर देखकर कहा, आप बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। अक्षत को हाथ पर काफी जलन महसूस हो रही थी, साथ ही मीरा की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। वह वही कमरे के बाहर पड़े सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद मीरा आई, वह घुटनों के बल जमीन पर ही बैठ गई। उसने ट्रे नीचे रखा और अक्षत का हाथ पकड़कर उसे ठंडे पानी के बर्तन में डुबो दिया। अक्षत को कुछ आराम मिला, लेकिन कॉफी गर्म होने
की वजह से हाथ की त्वचा लाल हो चुकी थी। पानी से बाहर निकालते ही जलन फिर से होने लगी तो उसने वापस हाथ पानी में रख लिया। मीरा ने हाथ वापस निकाला और फूंक मारते हुए अपने दुपट्टे से उसे पोंछने लगी। अक्षत खामोशी से मीरा को देखता रहा। मीरा ने हाथ को सुखाया और फिर दवा लेकर धीरे धीरे उसके हाथ पर लगाने लगी। हाथ जले नहीं, इसलिए वो फूंक मारती जा रही थी। अक्षत ने देखा बालों की एक बड़ी लट उसके गालों पर झूल रही थी, जिसे मीरा बार बार अपने कंधे से साइड करने की कोशिश करती और वह जिद्दी सी लट वापस उसके गालों पर झूलने लगती। ना चाहते हुए भी अक्षत का हाथ मीरा के गाल की ओर बढ़ गया। उसने अपनी उंगलियों से मीरा के बालों को कान के पीछे कर दिया। मीरा ने खामोशी से अक्षत की ओर देखा तो अक्षत दूसरी ओर देखने लगा। दवा लगाने के बाद मीरा ने कहा, थोड़ी देर जलेगा फिर ठीक हो जाएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा को देखता रहा। उसका इस तरह मीरा को देखना मीरा के दिल की धड़कने बढ़ा गया। उसने उठते हुए कहा, हम आंटी जी कहकर आपके लिए दूसरी कॉफी बनवा देते हैं। मेरे जैसे ही जाने लगी अक्षत ने पीछे से कहा, एक्सक्यूज मी, कॉफी तुम बनाकर लाओगी? अपने हाथों से, और वो भी जल्दी। मीरा पलटी तो अक्षत अपने हाथ को देख रहा था। मीरा बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो देखा अक्षत वही सोफे पर लेटा सो चुका था। मीरा ने देखा तो धीमी आवाज में कहा, अजीब इंसान है, हमसे कॉफी बनवाकर खुद सो गए। ये तो ना फुल टॉर्चर है हमारे लिए। अब कॉफी का क्या करे? जी तो कर रहा है यही कप दे मारे जोर से इनके सर पर। खैर हम ही पी लेते हैं। मीरा ने एक घूंट भरकर कहा, यक्का, इससे अच्छी तो अदरक वाली चाय होती है। कहते हुए मीरा ने कॉफी से भरा कप वही टेबल पर रखा और वहाँ से चली गई।